हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपातकालीन प्रावधान के फर्स्ट पार्ट में हमने राष्ट्रीय आपातकाल को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। और आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 355 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो देखे कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 लागू कर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले लेती है, यानी कि सारी राज्य की शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। कहने को तो ये राष्ट्रपति शासन है, हालांकि राष्ट्रपति ही लागू करते हैं, परंतु यहाँ पर केंद्र सरकार का एक अहम रोल होता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन को दो आधारों पर लागू किया जाता है। पहले को तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वर्णित किया गया है कि अगर राज्य की सरकारें संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती हैं तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कई बार राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसी रिपोर्ट पेश करता है कि इस राज्य का जो शासन है, जो सरकार है, वो संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू करके उस क्षेत्र में, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा आधार है राष्ट्रपति शासन लगाने का, उसका वर्णन अनुच्छेद 365 में किया गया है। जब केंद्र सरकार राज्यों को कोई निर्देश दे और राज्य सरकार उस निर्देश को मानने से इनकार कर दे या उस निर्देश का पालन ना करे, तब भी केंद्र सरकार अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि की, मतलब कितने समय के अंदर राष्ट्रपति शासन को संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। तो देखिए, जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसके 2 महीने के अंदर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब संसद की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है 2 महीने के अंदर। और ऐसा कोई भी प्रस्ताव जो कि संसद के अनुमोदन की मांग करता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, उसे संसद सामान्य या साधारण बहुमत से पारित करती है। और अगर एक बार उस प्रस्ताव को, जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, उसे संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। और ऐसा कब तक किया जा सकता है? 3 वर्ष तक, मतलब 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि अगर एक बार अनुमति मिल जाती है राष्ट्रपति शासन को तो 6 महीने के लिए बढ़ जाता है, फिर 6 महीने में एक बार अनुमति मिल जाती है तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। ऐसा करते करते 6 महीने करते करते 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि संसद के 2 सदन, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में से लोकसभा का विघटन हो जाता है कई बार, तो लोकसभा उस पर स्वीकृति नहीं दे पाती है। जब लोकसभा अस्तित्व में ही नहीं है तो वो स्वीकृति कैसे देगी? और लोकसभा संसद का एक हिस्सा है, तो मतलब ये हुआ कि जब कभी भी लोकसभा का विघटन हुआ होता है तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रस्ताव था उसे राज्यसभा से अनुमति लेनी पड़ती है। और जब उसे राज्यसभा की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो नॉर्मली वो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। बट यहाँ पर लोकसभा ने अपनी स्वीकृति नहीं दी, क्योंकि लोकसभा का तो विघटन हुआ था। इस कारण से ये प्रावधान किया गया है कि जब लोकसभा ने स्वीकृति नहीं दी है और उसका विघटन हो गया है और राज्यसभा ने सिर्फ स्वीकृति दी है तो राष्ट्रपति शासन तो बढ़ जाएगा, परंतु जब कभी भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा और लोकसभा की पहली बैठक होगी, मतलब जब कभी भी लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उस पहली बैठक के दिन से 30 दिन तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रहेगा या जारी रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में लोकसभा की पहली बैठक हुई तो पहली बैठक से 30 दिन तक राष्ट्रपति शासन चलेगा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। और अगर सरकार को राष्ट्रपति शासन बढ़ाना है
तो लोकसभा की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि 1978 में एक 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसके तहत यहाँ पर कुछ परिवर्तन कर दिया गया। फ्रेंड्स, पहले क्या था कि 6 महीने में एक बार अगर संसद की स्वीकृति मिल जाती थी राष्ट्रपति शासन को, तो ऐसा करते 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 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता था। परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन ने यहाँ पर एक व्यवस्था ये कर दी कि अगर 1 वर्ष के बाद भी राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो 2 परिस्थितियाँ होनी चाहिए। 2 परिस्थितियों के अलावा अगर ये 2 परिस्थितियाँ नहीं हैं तो राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। परंतु जब ये 2 परिस्थितियाँ पूरी होंगी तभी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। पहली परिस्थिति है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या फिर देश के किसी भाग में, और दूसरी परिस्थिति है कि यदि चुनाव आयोग ये सिद्ध कर दे कि जो संबंधित राज्य है वहाँ पर चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही कठिन है, और जब ये दोनों ही परिस्थितियाँ पूरी होंगी तभी राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद संसद की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन को समाप्त कैसे किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा जारी कर दे कि इस दिन से या इस समय से राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाता है, तो ऐसी घोषणा ही मात्र से राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जब संसद अपनी स्वीकृति ही ना दे राष्ट्रपति शासन को, तब भी राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के परिणाम की, कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, क्या परिणाम उसका होता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि जो राज्य के सारे कार्य होते हैं राष्ट्रपति उन सभी कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है, और राष्ट्रपति ये घोषणा भी कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति एक घोषणा करके राज्य विधायिका की सारी शक्ति को संसद को सौंप सकता है, और संसद राज्य विधायिका से संबंधित किसी भी विषय पर कानून वगैरह फिर बना सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को भंग कर देता है। देखो, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो मंत्री परिषद होती है वो भंग हो जाती है। कौन सी? मुख्यमंत्री की, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है। मतलब राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल राज्य का शासन चलाने लगता है राष्ट्रपति शासन के दौरान, और इस कार्य में राज्य का सचिव और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई सलाहकार राज्यपाल की मदद करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन के दौरान अगर मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद की कोई बैठक ही नहीं हो रही है, लोकसभा राज्यसभा ये इनकी कोई बैठक नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कई अध्यादेश जारी कर सकता है। जो अध्यादेश होते हैं वो कानून के समान ही होते हैं। तो ऐसे कोई भी अध्यादेश या ऐसा कोई भी कानून जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया होता है, वो राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भी राज्य में लागू रहता है। हाँ, हालांकि राज्य की विधायिका अगर चाहे तो उसको समाप्त कर सकती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तो इस अवधि में जो संबंधित उच्च न्यायालय होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा, संबंधित हाई कोर्ट जो भी होगा, उसकी स्थिति, स्तर, शक्तियाँ और कार्य प्रभावी रहते हैं। मतलब जो हाई कोर्ट होता है, जो उच्च न्यायालय होता है राज्य का, उसकी शक्तियां राष्ट्रपति शासन के दौरान समाप्त नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 के प्रयोग की। फ्रेंड्स, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि मृत पत्र के समान है। मतलब इसका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि इसका प्रयोग कभी होगा ही नहीं, और भविष्य में जब बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इस अनुच्छेद को प्रयोग में लाया जाएगा। ऐसा उन्होंने तब कहा था जब इस अनुच्छेद की बहुत ही ज़्यादा आलोचना हो रही थी। परंतु हम जब इसके प्रयोग को देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि ये मृत पत्र है या इसका होना ना होना बराबर था। फ्रेंड्स, देखिए 1950 से अब तक 125 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा चुका है। 125 बार, मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये। अगर हम बात करें तो
अब तक लगभग सभी राज्यों में, सिर्फ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। किसी राज्य में 1 बार हुआ है तो किसी राज्य में 9 बार हुआ है, किसी राज्य में 10 बार भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। तो इससे हम इसके प्रयोग को समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इसका प्रयोग हुआ है। परंतु इतना ही नहीं, कई बार इसका प्रयोग मनमाने ढंग से किया गया है। तो फ्रेंड्स, कई बार कई राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों के कारण अनुच्छेद 356 यानी कि कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए गए जो कि अनुचित थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। फ्रेंड्स, 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की, जिसके कारण उसका काफ़ी विरोध हुआ और 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गई और 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई और इस पार्टी ने 9 कांग्रेस शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, जो कि गलत था। साफ दिखाई दे रहा था कि 9 कांग्रेस शासित ऐसे 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया जहां पर कांग्रेस का शासन था। अब इसी का बदला लेते हुए 1980 में कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आई और उसने 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और 1992 में 3 बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 356 एक ऐसा हथियार बन चुका है राज्यों के विरुद्ध जिसका केंद्र सरकार अत्यधिक प्रयोग करती है। हालांकि इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था संविधान सभा में, परंतु अम्बेडकर जी ने इसका पक्ष लेते हुए इसको मृत पत्र कहा था, परंतु आज के टाइम पर ये मृत पत्र दिखाई नहीं देता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के न्यायिक समीक्षा की संभावनाओं की। तो फ्रेंड्स, 1975 में 38वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और इस प्रावधान को कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा योग्य है। इसके अलावा 1994 में बॉम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्णय दिए, निम्न व्यवस्थाएं की राष्ट्रपति शासन से संबंधित। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा योग्य है, मतलब राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि राष्ट्रपति शासन सही आधारों पर लगाया गया था या गलत आधारों पर लगाया गया था। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई कि अगर राष्ट्रपति शासन गलत आधारों पर लगाया गया है, कोई सही कारण नहीं है राष्ट्रपति शासन लगाने का, तो न्यायालय यानी कि अदालत राष्ट्रपति के कार्यों पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति शासन को लागू करने के संबंध में एक तर्कसंगत कारण प्रस्तुत करें, एक सही कारण दे कि राष्ट्रपति शासन को सही आधारों पर लगाया गया था। और अगर न्यायालय राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित करता है, मतलब अगर न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि जो राष्ट्रपति शासन था, जो प्रेसिडेंट रूल था, वो गलत था या गलत आधारों पर लगाया गया है, तो राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और जब असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा तो राज्य सरकार और विघटित विधानसभा को दोबारा से बहाल करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो वहाँ की मंत्रिपरिषद थी, राज्य की जो सरकार थी जिसे भंग कर दिया गया था, उसे दोबारा से बना सकती है अगर राष्ट्रपति शासन असंवैधानिक है तब। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई कि राज्य विधायिका को तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाए, मतलब जब राष्ट्रपति शासन को संसद अपनी अनुमति दे देती है तभी राज्य विधायिका को राष्ट्रपति विघटित कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। इसके साथ ही एक व्यवस्था ये की गई कि जब कभी भी जैसे नई सरकार आती है केंद्र सरकार में, केंद्र में जब कोई नई सरकार आती है, नया दल आता है, तो वो अपने विरोधी दलों की राज्य सरकारों को विस्थापित कर देता है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देता है, जो कि गलत है। तो इस पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा कई और भी प्रावधान किए गए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को लगाना उपयुक्त होगा यानी कि सही होगा और किन परिस्थितियों में
राष्ट्रपति शासन को लगाना गलत होगा। तो सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 के आधार पर और 1994 के बम्बई मामले के आधार पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का बम्बई मामले पर एक फैसला था, उसके आधार पर कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं कि इन आधारों पर अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उचित होगा और इन आधारों पर लगाया जाता है तो अनुचित होगा। तो कुछ उचित आधारों की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब राज्य की विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तब राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा, सही होगा। और जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल ये भी देखे कि कोई दूसरा दल इस अवस्था में नहीं है कि वो सरकार बना पाए, तो राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा। इसके अलावा अगर मंत्री परिषद जो है वो त्यागपत्र दे दे राज्य की और कोई दूसरा राजनीतिक दल सरकार बनाने का इच्छुक ही ना हो, तब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे। जब राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देशों को ना माने तब भी राष्ट्रपति शासन लगाना उचित होगा, या संविधान के अनुसार कार्य ना करे तब भी। अगर निम्नलिखित परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसे अनुचित माना जाएगा। पहली परिस्थिति है जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे और राज्यपाल वैकल्पिक संभावनाओं की जांच किए बिना राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दे। मतलब मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया और राज्यपाल ने किसी दूसरे राजनीतिक दल को कोई मौका दिया ही नहीं बहुमत सिद्ध करने का और डायरेक्ट राष्ट्रपति को ये कह दिया कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो ये गलत होगा। इसके अलावा जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के संबंध में स्वयं निर्णय ले, जब राज्यपाल खुद ही ये निर्णय ले ले कि एक राज्य को विधानसभा में राज्य की बहुमत प्राप्त ही नहीं है, खुद ही वो अंदाजे से ऐसा सोच ले और ऐसे आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने की जब सिफारिश करता है वो, तो ये भी अनुचित होगा। इसके अलावा जब केंद्र सरकार का परिवर्तन हो, एग्जाम्पल के लिए 1977 में जब केंद्र सरकार का परिवर्तन हुआ था तो कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे, और उसी तरह जब 1980 में जब केंद्र सरकार का परिवर्तन हुआ था तब भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे। इसके अलावा जब आंतरिक गड़बड़ी हो, अगर राज्य में किसी प्रकार की आंतरिक गड़बड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा नहीं है, एक राज्य सरकार उस आंतरिक गड़बड़ी से निपट सकती है, ऐसी परिस्थिति है, परंतु फिर भी राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश अगर करता है या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में, तो उसे अनुचित माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने राष्ट्रपति शासन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आपातकाल की, जो कि है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के आधार। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 360, यदि उसे यानी कि राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में है। मतलब अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत या भारत के किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, पैसे की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, तब वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू कर सकता है। 1975 के 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और ये व्यवस्था की गई है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को, राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वित्तीय आपातकाल के संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि की, मतलब कितने समय में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर वित्तीय आपातकाल लागू होता है कहीं पर राज्य में या देश में, तो उसके 2 महीने के अंदर वित्तीय आपातकाल को संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है। मतलब वित्तीय आपातकाल पर संसद की स्वीकृति होनी आवश्यक है 2 महीने के अंदर। और अगर देखिए, अगर 2 महीने के अंदर संसद इसको स्वीकृति दे देती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही, संसद अगर वित्तीय आपातकाल को अपनी स्वीकृति दे देती है तो
तो यह तब तक प्रभावी रहता है जब तक इसे वापस ना लिया जाए। मतलब कोई समय सीमा नहीं है। अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लागू हो गया और उसे संसद की स्वीकृति मिल गई तो उसे तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति उसे वापस ना ले या सरकार उसे वापस ना ले। तो इस संबंध में बस एक ही बार अनुमति की आवश्यकता होती है। और अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि स्वीकृति देने से पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है। देखो, संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही आते हैं, परंतु लोकसभा का विघटन है, लोकसभा है ही नहीं अस्तित्व में। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा से स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। और राज्यसभा अगर अपनी स्वीकृति दे देती है वित्तीय आपातकाल को तो वित्तीय आपातकाल लागू रहता है। परंतु यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोकसभा ने तो अपनी स्वीकृति दी नहीं है। इस कारण से ये घोषणा, जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, वो पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। ये व्यवस्था की गई है। मतलब जब कभी भी लोकसभा की पहली बैठक होती है, जब लोकसभा पुनर्गठित हो जाती है, उसके बाद उसकी पहली बैठक होती है, तो उस बैठक से 30 दिन तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी रह सकती है। उसके बाद अगर जारी रहना है तो लोकसभा से अनुमति लेनी होगी। एक दूसरी घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति एक दूसरी घोषणा जारी कर दे कि इस दिन से इस समय से वित्तीय आपातकाल को समाप्त किया जाता है, तो इसी आधार पर वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं। मतलब क्या प्रभाव पड़ता है वित्तीय आपातकाल का। तो राज्य के सभी वित्तीय मामले केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। मतलब पैसे से संबंधित जितने भी राज्य की सरकार के अधिकार होते हैं, जो उसके मामले होते हैं, वो सारे के सारे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। और केंद्र सरकार कई प्रकार के निर्देश जारी करती है। जैसे कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्त संबंधी निर्देश जारी कर सकती है, जिसमें वो कह सकती है कि राज्य की सेवा में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जानी चाहिए। ऐसा निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार। इसके अलावा ऐसे निर्देश भी दिए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति को सही लगता है, उपयुक्त लगता है। जैसे कि केंद्र की सेवा में जो कर्मचारी लगे हैं, उनके वेतन में कटौती से संबंधित, उनके वेतन भत्तों में, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उनके संबंध में। इसके अलावा जो उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, उनके वेतन भत्तों और सेवाओं में कटौती से संबंधित निर्देश भी राष्ट्रपति दे सकता है वित्तीय आपातकाल के दौरान। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवा शर्तें कम नहीं की जाती, उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। परंतु वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है कि उनकी वेतन में कटौती की जा सकती है। एक बहुत ही अच्छी बात हमारे देश की ये है कि अब तक एक बार भी वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है। हालांकि 1991 में वित्तीय संकट आया जरूर था, परंतु वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आपातकालीन प्रावधानों की, आलोचनाओं की। तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान एक ऐसे प्रावधान हैं जो राज्य की पूरी शक्ति को केंद्र को सौंप देते हैं बिना किसी संशोधन के। तो इसी आधार पर संविधान सभा में इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई थी। तो इसकी आलोचना इस आधार पर भी हुई थी कि संघीय प्रभाव नष्ट करता है। जो आपातकालीन प्रावधान है वो देश के संघीय प्रभाव को नष्ट करते हैं। भाई देखो, हमारा जो देश है वो संघीय है। संघ में राज्य सरकार भी होती हैं और केंद्र सरकार भी होती हैं, परंतु आपातकालीन प्रावधान राज्य सरकार के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा है, तो संघीय प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं ये। इसके अतिरिक्त जब आपातकालीन प्रावधान लागू होते हैं तो राज्यों की जो शक्तियां होती हैं वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना इस आधार पर की गई थी कि राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा और वो आपातकालीन प्रावधानों को लागू करके देश की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले लेगा। इसके अलावा एक अन्य आधारों पर आलोचना ये की गई कि जब आपातकालीन प्रावधान लागू होंगे, जैसे कि वित्तीय आपातकाल, तो ऐसी स्थिति में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। उसका होना ना होना
बराबर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। जब आपातकाल लागू होगा तो लोगों के मूल अधिकारों का हनन होगा और उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो संविधान सभा के कई सदस्यों ने इसकी बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी। इसके अलावा अंबेडकर जी ने उन आलोचनाओं का सामना करते हुए ये कहा था कि ये आपातकालीन प्रावधान बस विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए ही बनाए गए हैं और इनका प्रयोग जो केंद्र सरकार होगी वो सूझबूझ से ही करेगी और भविष्य में ऐसा प्रयास करेगी कि इनका प्रयोग ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।